वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसएसआर और अमेरिका और उसकी अलाइज कंट्रीज के बीच में एक लंबे चले पॉलिटिकल टेंशन और आर्म रेस को कोल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। इसका अंत 1990 के दशक की शुरुआत में यूएसएसआर के टूट जाने के साथ होता है। इस लंबे चले पॉलिटिकल टेंशन के दौरान दोनों कंट्रीज ने डायरेक्ट वॉर करने की जगह पर एक दूसरे के साथ में आर्म रेस और इकोनॉमिक बर्डन एक दूसरे पे बनाया। और आज एशिया में चल रहे इंडिया चाइना टेंशन भी काफी हद तक उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या इसे हम कोल्ड वॉर 2.0 कह सकते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में, पर उससे पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने वैल्यूएबल सजेशंस जरूर दें। अभी रिसेंटली ही भारत के पीएम मोदी ने भूटान को विजिट किया और उनका एक वार्म वेलकम भूटान में हुआ। यहां तक कि इसके लिए 45 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई थी, जो कि पैरो एयरपोर्ट से भूटान की कैपिटल के बीच में बनाई गई थी। और इसके अलावा पीएम मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया, जो कि भारत ने मदद की थी भूटान की कोविड टाइम में, और जो हमने मेडिसिन प्रोवाइड कराई थी भूटान में, उसके लिए एक जेस्चर था। पीएम मोदी ने वहां एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, और जो कि भारत की हेल्प से वहां बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट मेजर अनाउंसमेंट की भूटान में। भारत भूटान में हमेशा एक मेजर इन्वेस्टर रहा है, और इसके साथ साथ ही बिलियंस ऑफ डॉलर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भारत ने एड के रूप में भूटान को दी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं चाइना और इंडिया के बीच में कोल्ड वॉर 2.0 की बात कर रहा था और यहाँ पे मैं भूटान का गाना गा रहा हूँ। पर आपको ये सब समझने के लिए भूटान की लोकेशन मैप में देखनी पड़ेगी और इसकी इंपॉर्टेंट भी समझनी पड़ेगी। भूटान बिल्कुल भारत के ईस्ट में सिक्किम के साथ में टच में है। इधर सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में एक सैंडविच बना रहा है। साथ ही इसके नीचे एक छोटा सा सिलिगुड़ी कॉरिडोर है, जिसके नीचे बांग्लादेश है। तो सिक्किम का ये जो कॉरिडोर है, जो कि पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को भारत में लैंड से जोड़ता है, इसकी चौड़ाई कुल 22 किलोमीटर है। इसकी वजह से भूटान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है और चाइना भूटान के थ्रू सिलिगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देता है, तो भारत का पूरा ईस्टर्न पार्ट भारत मेनलैंड से अलग थलग पड़ जाएगा। भूटान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको इस बात से पता लग जाएगा कि भूटान की ये विजिट पीएम मोदी ने जनरल लोकसभा इलेक्शंस जो हमारे इधर होने वाले हैं उसकी अनाउंसमेंट के बाद की है, और इसके लिए स्पेशल परमिशन ली गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि वहां पे पीएम मोदी को कुछ मेजर अनाउंसमेंट करनी थी। कोई भी पार्टी का लीडर जब जनरल इलेक्शंस और मेन इलेक्शन पास में होते हैं तो बाहर के दौरों को लगभग रद्द कर देता है, पर फिर भी अपनी पार्टी की रणनीति को छोड़ के और रैलियां करने के बजाय पीएम मोदी भूटान में थे। ये शो करता है कि भारत के लिए भूटान कितना इंपॉर्टेंट है। अभी भूटान में हुए असेंबली इलेक्शन में नए पीएम जीत के आए हैं, जो कि भारत और चाइना को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। इससे पहले भूटान का झुकाव कुछ हद तक चाइना की तरफ हो गया था, और इन सबको टैकल करने के लिए भारत को कंटिन्यूसली भूटान में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एड भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे सामने मालदीव का एग्जाम्पल भी है। मालदीव में जो अभी नए नवेले प्रेसिडेंट मौजू आए हैं, वो चाइना की गोद में खुलेआम खेल रहे हैं, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके साथ साथ एक न्यूज आई है कि मालदीव में चोरी छुपे चाइना एक सीक्रेट मिलिट्री बेस भी बना रहा है। पर यह सब कोई पहली बार नहीं हो रहा। हर बदलते प्रेसिडेंट के साथ में मालदीव की फॉरेन पॉलिसी भी 180 डिग्री चेंज हो जाती है। ज्यादातर देशों में प्रेसिडेंट चेंज होने की वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं,
बट ओवरऑल विजन क्लियर रहता है। बट कुछ लालची पॉलिटिशियन एक्स्ट्रा एडवांटेज और लोकल पॉलिटिक्स की वजह से भारत के साथ रिलेशन इंडियन ओशन में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भारत ने मालदीव के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए बिलियंस खर्च किए, बट नए प्रेसिडेंट बिजू ने आने के बाद में वो सारे एफर्ट्स को स्वाहा कर दिया। इसके अलावा श्रीलंका और नेपाल के हालात भी हमसे कुछ छुपे हुए नहीं है। चाहे श्रीलंका हो, जिसके पुराने प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा और उसके भाई महिंद्रा राजपक्षा ने चाइना की गोद में खेल के श्रीलंका की इकोनॉमी को कैसे डुबोया और भारत को उनको सिंगल हैंडेडली श्रीलंका को रेस्क्यू करना पड़ा, और कैसे दशकों की दोस्ती और बेटी रोटी रिलेशनशिप को भुलाकर नेपाल चाइना प्रेमी बना जा रहा है, और उधर कैसे अपने ग्रीड के चलते बांग्लादेश ने अपना एक पूरा पोर्ट ही चाइना को सौंप दिया। इन शॉर्ट, ये सब भारत पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा रहा है, और ये सिनेरियो काफी हद तक यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रहे कोल्ड वॉर जैसा ही है, जहां दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर बना रही थी। पर यहां पर भारत और चाइना की इकोनॉमीज में कई गुना का अंतर है। भारत कहां तक इस वॉर में इस इकोनॉमिक बर्डन को झेल पाएगा, ये सवाल आप सबके मन में होगा। तो चलिए देखते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक होस्टाइल नेबरहुड में रहता है, जहां एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना। भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट होस्टाइल बॉर्डर है अराउंड द वर्ल्ड, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चाइना एक पीसफुल नेबरहुड में रहता है। चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट की एक लंबी लिस्ट है। शुरुआत हम भारत से करते हैं। आप जानते ही होंगे, भारत और चाइना के बीच में लैंड डिस्प्यूट है ओवर स्काई चीन और अरुणाचल प्रदेश। उधर चाइना ताइवान के पूरे लैंड एरिया को क्लेम करता है और ऑलरेडी हांगकांग को कब्जा कर चुका है। जापान के साथ चाइना का सेनकाकू आइलैंड्स और कुछ आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। इधर वियतनाम के साथ प्रासल आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। वहां साउथ चाइना सी में आए दिन फिलीपीन और चाइना की नेवी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई रहती है, क्योंकि चाइना 9 डैश लाइन को लेके साउथ चाइना सी का एक बहुत बड़ा पोर्शन को क्लेम करता है। इसके अलावा चाइना का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा चाइना ऑस्ट्रेलिया के नेबरहुड में इंटरफेरेंस करता रहता है और यूएस को टाइम टाइम पे धमकी भी देता रहता है। इन डिस्प्यूट की लंबी लिस्ट की वजह से चाइना को एक लार्जर आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है, साथ साथ नेवी और एयरफोर्स को भी, जिसके लिए उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। दोस्तों, आपने स्टिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में तो सुना ही होगा, और कैसे चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और भारत कैसे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के द्वारा चाइना को जवाब दे रहा है, ये हम जानेंगे कोल्ड वॉर 2.0 के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय मां भारती।